तो हेलो गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल में। तो आज की इस वीडियो में हम संविधान की जो श्रृंखला है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें हमारे संविधान के सबसे पहले जितने भी आर्टिकल हैं, जितने भी कानून बनाए गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम इस भाग में अपने कुछ आर्टिकलों को समझेंगे। तो 5 पार्टों में आपको अनुच्छेद जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं भारत संविधान के अनुच्छेद, आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो भाग फर्स्ट है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर्टिकल के साथ साथ जो हमारे भाग हैं उनको लेके भी चल रहे हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो भाग फर्स्ट, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसमें कितने आर्टिकल आते हैं ये चीज़ें हम देखेंगे। तो देखेंगे अनुच्छेद फर्स्ट, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। तो जो आर्टिकल हमारा जो पहला है वो क्या कहता है कि जो संघ का नाम होगा और उसका राज्य क्षेत्र यानी जो दायरा होगा वो अनुच्छेद फर्स्ट के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हमारा सेकंड की बात करेंगे तो आर्टिकल सेकंड हमारा कहता है नए राज्यों का स्थापना या प्रवेश। तो अगर कोई भी नया राज्य हमारे भारत संघ में सम्मिलित होना चाहता है तो उसका स्थापना या प्रवेश हमारा आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 के तहत ही होगा। ठीक है। उसके बाद हम आर्टिकल 3 की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 3 हमारा क्या कहता है? अनुच्छेद 3 हमारा कहता है कि राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों का परिवर्तन। अगर किसी राज्य नए राज्य का निर्माण किया जाएगा या किसी सीमा या किसी नाम में परिवर्तन किए जाएंगे तो ये सब जो कानून है हमारे किस आर्टिकल के तहत आएंगे? ये सब हमारे अनुच्छेद 3 के तहत आएंगे। तो इसके बाद आप देखेंगे अनुच्छेद 4 में क्या है? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक और प्रारंभिक विषयों का उपबंध करने हेतु अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। तो जो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची है उसमें कोई भी संशोधन होगा, अनुपूरक उसके विषय होंगे या उसमें कोई भी उपबंध करना होगा तो और 2-3 के तहत जितनी भी विधियाँ बनाई गई होंगी वो हमारे आर्टिकल 4 में आएंगी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि भाग 1 में हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र है और ये 1 से 4 तक है। तो इसमें 1 से 4 तक के अनुच्छेदों को कवर किया गया है। सेकंड की बात करेंगे अब हम। तो भाग 2 में हमारा नागरिकता आता है। इसमें 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेदों को कवर किया गया है। तो अब हम देखेंगे हमारा जो अनुच्छेद 5 है वो क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी जो लोग संविधान के प्रारंभ से भारत में निवास करते हैं उनको नागरिकता का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 में दिया गया है। अनुच्छेद 6 हमारा क्या कहता है? ये कहता है भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। तो आर्टिकल 6 हमारा क्या कहता है? जो भारत में व्यक्ति आए हैं बाहर से उनको नागरिकता कैसे दी जाए उसके जितने प्रावधान हैं उसको जानने के लिए हमें आर्टिकल 6 को जानना जरूरी है। उसके बाद अनुच्छेद 7 हमारा जो कहता है कि पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता, जो 1947 के समय या उसके बाद से पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए हैं उनकी जो नागरिकता है वो आर्टिकल 7 के तहत आती है। उसके बाद अनुच्छेद 8 जो हमारा कहता है भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, कि जो भारत के बाहर व्यक्ति रह रहे हैं उनकी नागरिकता का जो प्रावधान होगा वो किस लेवल पे होगा या कैसे किया जाएगा ये हमारा कौन बताता है? अनुच्छेद 8 बताता है। उसके बाद अनुच्छेद 9 की बात करेंगे तो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक होना या ना होना, कि नागरिक वो होंगे कि नहीं जो विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से धारण कर चुके हैं उन्हें कोई बाधित नहीं किया गया है तो वो अब भारत आने पे यहाँ के नागरिक होंगे कि नहीं। तो ये आर्टिकल हमारा कौन सा बताता है विदेशियों के बारे में? आर्टिकल हमारा 9 बताता है। उसके बाद में हम बात करेंगे आर्टिकल 10 की। तो आर्टिकल 10 हमारा क्या बताता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, कि जो हमारे नागरिकता के अधिकार हैं अगर हम विदेश में जाकर के कहीं संरक्षण पा गए हैं या कहीं वहाँ रजिस्टर हो गए हैं लेकिन फिर भी हम भारत में आते हैं तो हमारे कुछ जो नागरिकता के कानून हैं वो बने रहेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 11 की बात करेंगे जो नागरिकता का हमारा आखिरी अनुच्छेद है, भाग 2 के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या कहा गया है? सांसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन करना। तो सांसद जो है नागरिकता के लिए कानून बनाएगी, उसमें एक्सचेंज करेगी और उसको रेगुलेट करेगी। तो ये सब किसके कहा गया है? सांसद के ऊपर निर्भर है। तो आई होप आपको भाग 2 बहुत समझ में आया होगा। अब भाग 3 की बात करेंगे कि भाग 3 में क्या बताया गया है। तो भाग 3 की बात करेंगे तो भाग 3 में हमारा राज्य की परिभाषा आता है जो मूल अधिकार के अंतर्गत है, जो भाग 3 में है मूल अधिकार हैं हमारे। और अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि हमारे मूल या मौलिक अधिकार किस भाग के अंतर्गत रखा गया है तो हम आसानी से इसको बता सकते हैं कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 के अंतर्गत रखे गए हैं। इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 12 और 13। तो 12 और 13 हमारा क्या कहता है इसको जानेंगे। तो 12 जो हमारा है वो राज्य की परिभाषा देता है मौलिक अधिकार के
सापेक्ष में कि हमारा राज्य कैसा होना चाहिए। उसके बाद जो 13 हमारा बताता है मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की विधियाँ। तो जो मूल अधिकारों के असंगत या अल्पीकरण की विधियाँ हैं वो कौन हमारा बताता है, 13। तो अब हम उसके बाद बात करेंगे जो हमारा मूल अधिकार में कितने आते हैं, समता का अधिकार जो दूसरा आता है, तो इसकी बात करेंगे। तो विधि के समक्ष समता, तो विधि के समक्ष समता हमें कौन सा आर्टिकल बताता है, 14। तो अगर आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि विधि के समक्ष क्षमता को किस आर्टिकल के द्वारा दर्शाया गया है, तो उसमें आप आसानी से बता सकते हैं आर्टिकल नंबर 14। अनुच्छेद 15 की बात करेंगे तो इसमें बताया गया है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अगर आप किसी भी धर्म के हों या किसी भी जाति के हों, इसके आधार पे किसी से भाई बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो समस्या हो जाएगी। यही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब हम इसके बाद आते हैं नेक्स्ट अपने आर्टिकल पे। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन में अवसर की समानता, कि जो लोक नियोजन के कार्यक्रम होंगे उसमें अवसर की सबको समानता दी जाएगी। ऐसा नहीं है किसी को ज़्यादा या किसी को कम कहा जाए। उसके बाद हमारा जो आर्टिकल 17 है वो कहता है अस्पृश्यता का अंत। तो ये यानी जो ये छुआछूत है या जो इन सब तरह की चीज़ें हैं उनको अंत कर दिया जाएगा, उनको समाज में नहीं रहने दिया जाएगा। ये हमारा कौन सा कहता है, आर्टिकल 17 कहता है। उसके बाद आर्टिकल 18 हमारा क्या कहता है, जो उपाधियाँ हमें दी जाती हैं अगर समय आने पे कोई गलती होती है या कोई बात होती है तो उसका जो अंत है वो किसके अंतर्गत होगा, आर्टिकल 18 के अंतर्गत किया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 19 की, जो स्वतंत्रता के अधिकार का पहला आर्टिकल है। इसमें वाक बोलने की, यानी जो हम बातचीत कर रहे हैं या किसी से आपसे कुछ बता रहे हैं या आप हमसे कुछ कह रहे हैं तो ये सब हमारा किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये हमारे 19 के अंतर्गत। इस भाई हम किसी से कुछ भी कह सकते हैं फ्री ऑफ माइंड, बिना कुछ सोचे समझे, तो ये हमें बोलने की स्वतंत्रता का प्रावधान है, तभी कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कह देंगे। अभी पता चला कि तुम कहने की जगह किसी को गाली देने लगो तो भाई वो तो सुनेगा नहीं, क्योंकि उसके स्वतंत्रता का अधिकार का हनन होगा, क्योंकि उसको भी स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार है कि उसे कोई कुछ नहीं बोल सकता है गलत। हाँ, सही कहोगे तो वो अवश्य सुनेगा। इसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 की। जो अनुच्छेद 20 या आर्टिकल 20 है वो हमारा क्या बताता है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आपके अपराध में अगर आप दोष सिद्ध भी हो गए हैं तो आप किसी तरह से कैसे सेफ्टी पा सकते हैं, ये आर्टिकल 20 के अंतर्गत हमें संविधान में बताया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 21 की, जो अनुच्छेद 21 है। इसमें अपने जो प्राण है, हमारी लाइफ है और दैहिक स्वतंत्रता, यानी इसकी हमें स्वतंत्रता है। ऐसा नहीं है कोई हमें गुलाम बना के रख सकता है या हमारे जीवन को अपने अनुसार वो चला सकता है। ये सब चीज़ें किसमें, अनुच्छेद 21 में कही गई हैं। अनुच्छेद 21 का की बात करेंगे तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, यानी अगर हमारे बच्चे 6 से 14 वर्ष के हैं तो सरकार ने 2002 में शिक्षा नीति में संशोधन लाके सभी बच्चों के लिए जो है नया कानून बनाया, जो 21 का के तहत आता है हमारा। और इसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनके शिक्षा का जो अधिकार है वो निःशुल्क रूप में दिया जाएगा, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 22 की बात करेंगे तो इसमें कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी से आप कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हमारा कौन बताता है, अनुच्छेद 22 बताता है कि हाँ, इन कंडीशनों में आप अगर गिरफ्तार होने वाले हैं तो आप अपने आप को संरक्षित कर सकते हैं। वो क्या कंडीशनें हो सकती हैं, ये हम आर्टिकल 22 के अंतर्गत विस्तार में देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 23 की। हमारा अनुच्छेद 23 है वो क्या बताता है, यानी आर्टिकल 23, मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम, यानी मानव के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हैं, और बाल आश्रम यानी उसके साथ कोई भी शर्म का काम नहीं करा सकते हैं, उसे अपने घर में काम नहीं करा सकते हैं। ये सब हमारा किस में आता है, अनुच्छेद 23 में हमारा आता है। अनुच्छेद 24 की बात करेंगे तो कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत, तो जो कारखानों में बालकों की नियोजित संख्या है वो क्या होनी चाहिए, ये हमारा किसके अंतर्गत आता है, ये हमारा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। इसके बाद हम बात करेंगे धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में, स्वतंत्रता का अधिकार यानी इंडिपेंडेंस राइट। अब हम बात करेंगे रिलीजियस राइट्स के बारे में, जो हमारी धर्म की स्वतंत्रता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो आर्टिकल है अनुच्छेद 25, वो कहता है धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता, यानी आप अपने धर्म के अनुसार अपने आप को उसके अनुसार ढाल सकते हैं, उसके अनुसार चल सकते हैं। ये आपको धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार
4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 में बताया गया है। और आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। जैसे ईसाई आए थे और अपने धर्म का प्रचार किए, आज काफ़ी लोग हमारे देश में ईसाई धर्म को अपना लिए हैं। तो सेम ऐसे ही धर्म की प्रचार की स्वतंत्रता पहले भी थी जब अनुच्छेद नहीं बनाए गए थे, और अभी भी है। तो उसके बाद अनुच्छेद 26 की हम बात करेंगे, जो हमारा आर्टिकल 26 है वो क्या कहता है। तो आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्राबंध की स्वतंत्रता। यानी आप अपने रिलीजियस से संबंधित कोई भी काम करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, तो उसके मैनेजमेंट की जो राइट्स हैं, यानी जो अधिकार हैं, आप इंडिपेंडेंस है, उसमें आपको कोई बाधा नहीं उत्पन्न करेगा। आप चाहे अपने यहाँ कोई भी वैसे कराते हैं, जैसे हिंदुओं में रामायण कराई जाती है, ईसाइयों में ईसा मसीह के जन्मदिन पे गीत स्वर गाए जाते हैं, तो ये धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता ही है। इसी वजह से तो अनुच्छेद 26 को याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा। अनुच्छेद 27 की बात करेंगे तो किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृष्टि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। यानी किसी भी कोई भी विशिष्ट धर्म होगा, उसकी अभिवृष्टि के लिए करों के संदाय में जो स्वतंत्रता हमें बताएगा, वो हमारा किसके अनुच्छेद 27 के अंतर्गत आएगा। अनुच्छेद 28 हमारा कहता है कि जो हमारे शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा है या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। यानी किसी स्कूल में अगर कोई प्रार्थना कराई जाती है हिंदू धर्म से संबंधित, या उसके ईसाई या सिख धर्म से संबंधित, तो इन सब की जो उसको है इंडिपेंडेंस प्राप्त है कि वो आसानी से कर सकता है, उसको कोई समस्या नहीं दी जाएगी, उसकी ये उसका राइट्स है, इसमें उसको अधिकार प्राप्त है। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 29 की, यानी आर्टिकल 29 हमारा क्या कहता है। तो आर्टिकल 29 हमारा कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। यानी जो हमारे अल्पसंख्यक लोग हैं, जो कम मात्रा में हमारे देश में पाए जाते हैं, जैसे सिख, ईसाई, पंजाबी और क्या कहते हैं, मतलब जो जैन धर्म के हो गए, बौद्ध धर्म के हो गए, तो ये सब हमारे अल्पसंख्यक में आते हैं। तो इनके लिए भी जो इनके हित हैं उनका भी संरक्षण सेफ्टी प्रदान की गई है किस आर्टिकल के अनुच्छेद के तहत। तो ये हमारा की गई है आर्टिकल 29 के तहत। तो आर्टिकल 29 के तहत हमारा ये सेफ्टी प्रदान की गई है। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 30 की, तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो आप ये देखते हैं कि ये जो माइनॉरिटीज़ के स्कूल खुले होते हैं जो कम मात्रा में हैं, तो इसमें आप क्या देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि इनका खुद के राइट्स होते हैं, इनका अधिकार इनको दिया जाता है, ऐसा इन्हें वंचित नहीं किया जाता है। बाकी जो हमारा आर्टिकल 31 है या अनुच्छेद 31 है, वो निरसन की प्रक्रिया के बारे में, रिपील के बारे में हमें अवगत कराता है। उसके बाद 31 का की बात करेंगे, तो 31 का हमारा जो आर्टिकल है वो हमें संपदाओं आदि के अर्जन उपबंध वाली विधियों की व्याप्ति, यानी संपदाओं के आदि के अर्जन, यानी जो संपदा हमने ली है या कोई चीज़ अर्जित की है, तो उसमें उपबंध करने वाली हमारे क्या कानून हैं, इसकी जो व्यावृत्ति है ये इसी में हमें पता चलती है। इसके बाद हम बात करेंगे 31 खा की, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। तो ये हमारा 31 खा के अंतर्गत आता है कि कुछ अधिनियम होंगे जिनको विनियमों का विधिमान्यकरण किया जाएगा। 31 गा की बात करेंगे, तो कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। तो ये जो व्यावृत्ति होगी वो 31 ज्ञा के अंतर्गत आएगी। उसके बाद हम बात करेंगे 31 घा, क्योंकि इसके 4 भाग किए गए थे, तो इसमें फिर से जो हमारा रिपील है उसका ऑप्शन आएगा। तो 31 हमारा मेन चीज़ निरसन पे आधारित है, कौन कौन से प्रकार के निरसन दिए गए हैं, तो ये आपको इसमें का, खा, गा और घा के माध्यम से हमने दिखा दिए। उसके बाद हम बात करेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारा लास्ट राइट्स है, यानी मौलिक अधिकार है, जो 12 से 35 तक है। तो इसमें आर्टिकल जो 32 है वो हमारा कहता है इस भाग द्वारा प्रादंत अधिकारों को प्रावर्तित कराने के लिए जो उपचार हैं वो आर्टिकल 32 के तहत आएंगे। उसके बाद जो हमारा 32 का है वो निरसन को वो करता है। उसके बाद अब हम 33 की बात करेंगे, तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि के लागू होने में उपांतरण करने की जो सांसद की शक्ति है वो आर्टिकल 33 के अंतर्गत आती है।
उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 34 की। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। तो ये किस में आता है? तो ये हमारा आता है आर्टिकल 34 में। उसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल 35 की। तो इसमें इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान ऊपर। तो ये हमारा किस में आएगा? आर्टिकल 35 में। तो अब हमने देखे मौलिक अधिकार। तो आज के इस वीडियो में हमने भाग 3 तक मौलिक अधिकारों तक चर्चा कर ली है। अब अगले वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी अपने भाग 4 का डिस्कस करेंगे। तो रिपीट में आज हम क्या देखेंगे कि हमने कितने भागों के बारे में बात की? 3 भागों के बारे में। पहला भाग हमारा आर्टिकल 1 से 4 तक की है जो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की जानकारी हमें बताता है। दूसरा भाग हमारा कौन सा है? नागरिकता, जो 5 से 11 तक है, जो हमें भारत में रहने के लिए क्या नागरिकता, क्या कानून है सिटीजनशिप के, वो उनके बारे में बताता है। उसके बारे में जो तीसरा है वो हमें क्या बताता है? वो हमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है कि भाग 3 में कौन से मौलिक अधिकार होने चाहिए या 12 से 35 तक में कितने, जो हमारे 5 या 6 में